हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति संकलित। विद्यार्थी मित्रों, सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान की एक छात्रा थी। अधूरा लेसन आगे हमने पढ़ लिया, बाकी जहाँ से है वहाँ से लेंगे, लेकिन फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान की एक छात्रा थी। कक्षा में सबसे प्रथम नंबर में आती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करके जब वह अपने हॉस्टल की ओर लौट रही थी, तब नोटिस पर उसकी नज़र पड़ी। नोटिस बोर्ड पर नज़र पड़ी। नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन रखा हुआ था। उस विज्ञापन में लिखा था कि नौकरी के इच्छुक युवकों के लिए यह विज्ञापन था। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। छोटे अक्षरों में जो अंतिम पंक्ति लिखी थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यह बात चौंकाने वाली थी। नोटिस में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यानी कि महिलाओं को आवेदन न भेजने के लिए लिखा गया था। यह पढ़कर सुधा मूर्ति को बहुत बुरा लगा कि टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी भी स्त्री और पुरुषों के बीच में इतना भेदभाव करती है। स्त्री और पुरुषों के बीच में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में पहले प्रथम स्थान में आती थी, यानी कक्षा में वो हमेशा प्रथम स्थान में आती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों के बीच में वो अकेली लड़की थी। टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करे। उसने निश्चय किया कि वो टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आगे मैंने आपको बताया था बराबर, जहांगीर रतनजी दाऊभाई टाटा। जहांगीर रतनजी दाऊभाई टाटा। जमशेदजी टाटा भी इसमें ही उनके ही फैमिली के हैं, तो जमशेदजी टाटा भी हम लोग बोल सकते हैं। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। मैंने आपको आगे बताया था कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। बस 10 ही दिन में कंपनी की ओर से एक तार आया। उसमें लिखा था कि कंपनी के खर्चे से ही पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारी के साथ सुधा मूर्ति साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई। बहुत सारे तकनीकी प्रश्न पूछे गए। सुधा मूर्ति उन सभी प्रश्नों के सही जवाब देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने उसे कहा, स्नेहमयी वाणी में कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। देखो, एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में क्या कहा था? तो एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा था कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला में जाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा उस बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा मूर्ति से कहा। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। सुधा मूर्ति ने क्या कहा? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं की नियुक्ति मुख्य कार्यस्थल पर नहीं की जाती, तो कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। सुधा मूर्ति ने दृढ़ता से कहा। लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त प्रथम महिला इंजीनियर थी। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी।
सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। देखो, सुधा मूर्ति की नियुक्ति मुख्य कार्यस्थल पर की गई। टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति की गई और वो प्रथम महिला थी सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को कंपनी में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। 8 वर्ष तक टेल्को कंपनी को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1942 में सुधा मूर्ति ने त्यागपत्र दे दिया, यानी कि वीआरएस में ले लिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। आगे, दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। देखो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पूछा जाए, सुधा मूर्ति कब इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कब बनी? तो 1996 में सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। सुधा मूर्ति अब इन्फोसिस कंपनी के चेयरपर्सन बनने के बाद इस फाउंडेशन के माध्यम से इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनने के बाद इस फाउंडेशन के माध्यम से वो सामाजिक विकास के कार्य भी करने लगी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी स्कूलों में एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी की योजना भी बनाई और उसे कार्यरत भी किया। चलो, यहाँ तक हमने लिया था, थोड़ा रिवीजन भी हो गया। अब हम आगे लेते हैं। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति ने अब अपने आप को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। देखो क्या क्या सेवाएं देने लगी। सुधा मूर्ति ने अब स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। कहाँ का? तो बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। देखो, सुधा मूर्ति ने हर एक जगह पर अपने से जितनी भी हो सके इतनी सेवाएं प्रदान की। देखो, सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया, समाज सुधारक बन गई। कहाँ का? बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाया। सूखा पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, सूखा पीड़ित यानी जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ गर्मी बहुत होती है, जहाँ खेती में अन्न उत्पन्न नहीं हो, उसे सूखा पीड़ित इलाका कहते हैं, क्षेत्र। सूखा पीड़ित क्षेत्र में यानी कि जो अकाल से पीड़ित है, अकाल बराबर, जहाँ बारिश नहीं होती है, बारिश न होने की वजह से खेती में अनाज उत्पन्न नहीं होता है, अकाल की परिस्थिति का सर्जन होता है, तो सूखा पीड़ित क्षेत्र में सुधा मूर्ति ने राहत कार्य करवाए। तो देखो, सुधा मूर्ति अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक बन गई। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण भी उसने उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, कांची में कैंसर अस्पताल बनवाया। औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, ओडिशा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाया। आगे, उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया। देखो, सुधा मूर्ति के अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। कहाँ पर? कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में
एक 10 गांव नहीं, 800 से भी अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। 3000 से भी अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी। देखो कि कितनी समाज सुधार बन गई है, कितनी सेवा कर रही है लोगों की। उन्होंने गरीब बच्चों को भी सहायता दी। स्कूलों की इमारतों का निर्माण कार्य करवाया। स्कूलों की इमारतें जर्जर बन जाती हैं तो उसको भी फिर से रिनोवेट किया। अधिकतम यानी कि सुधार काम किया, नया निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। देखो सुधा मूर्ति, देखो कितनी सेवाएं अपने से जितना हो सके उतना लोगों को प्रदान कर रही है। तो उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गाँव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी। स्कूलों की इमारतों का निर्माण भी करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। उन्होंने अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति ने कितने पुस्तक लिखे थे? उन्होंने 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। 13 किताबें लिखी हैं। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार यानी कि अवार्ड दिए गए, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। देखो फर्स्ट वन कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार सेकंड नंबर, ओजस्विनी पुरस्कार फर्स्ट वन। देखो मैं बताती हूँ, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि। तो सुधा मूर्ति को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जिनमें पहला है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। फर्स्ट वन कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। देखो यहाँ पर फर्स्ट कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, सेकंड ओजस्विनी पुरस्कार, थर्ड मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, फोर्थ वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा दिया गया था, और राज्य लक्ष्मी पुरस्कार फिफ्थ वन है राज्य लक्ष्मी पुरस्कार। तो ये सारे पुरस्कार भी उनको दिए गए। फिर से FM रेडियो द्वारा सुधा मूर्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया और कब? तो FM रेडियो द्वारा सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। वुमन ऑफ द सेकंड प्रश्न, यही प्रश्न का यही उत्तर। देखो वुमन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार सुधा मूर्ति को कब और किसने दिया? तो वुमन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार सुधा मूर्ति को 2002 में FM रेडियो द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। तो फिर से सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाती। खुशी से फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। तो आगे देखते हैं, महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है। महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति ने क्या कहा? हमारा मार्ग कठिन अवश्य है,
परंतु चलना जरूरी है। महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति ने कहा कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति ने सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी में स्थान प्राप्त किया, मुख्य कार्यस्थल पर स्थान प्राप्त किया, और मुख्य कार्यस्थल पर स्थान प्राप्त करने वाली टेल्को कंपनी में सुधा मूर्ति प्रथम महिला थी। उसका विवाह नारायण मूर्ति के साथ हुआ। नारायण मूर्ति के साथ मिलकर सुधा मूर्ति ने 8 साल तक टेल्को कंपनी को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1982 में उन्होंने टेल्को कंपनी में से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। इन्फोसिस कंपनी में वो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने लगे। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक सेवा के कार्य में लग गई। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी की स्थापना की और उसे योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। इतना ही नहीं, समाज सुधार के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में भी राहत कार्य करवाया। इतना ही नहीं, सुधा मूर्ति ने अपने अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, अवार्ड दिए गए, जिनमें पहला है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, फर्स्ट वन कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, सेकंड ओजस्विनी पुरस्कार, थर्ड मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, फोर्थ वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा पुरस्कार दिया गया था और फिफ्थ राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि उसको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, एक कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर की छात्रा सुधा मूर्ति कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। देखो, बेंगलुरु में कितने सेवा कार्य किए, कितने समाज सुधार के कार्य, कंप्यूटर विज्ञान के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए हर एक स्कूलों में कंप्यूटर दिए गए, बराबर अनेक अस्पतालों में तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। इस प्रकार ये बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी की गई है। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। उसमें फर्स्ट वन परिसर यानी प्रांगण, आंगन, विज्ञापन, इश्तहार यानी जाहिरात, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને જાહેરાત, आगे पेशकश यानी प्रस्ताव, साक्षात्कार यानी मुलाकात या इंटरव्यू, आवेदन यानी अर्जी एप्लीकेशन, त्यागपत्र यानी राजीनामा, पद त्याग का पत्र, मेधावी यानी तेजस्वी। चलो मुहावरे लेते हैं। बात न पचना, वन नंबर, बात न पचना, विश्वास न होना, बात गले न उतरना, बात समझ न पाना, खुला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात न होना, असमर्थ होना, बूटे के बाहर होना। कहावत है दिन दुनी रात चौगुनी। देखो विद्यार्थी में तो ये कहावत बहुत बार पूछी गई है, दिन दुनी रात चौगुनी। बहुत तेजी से प्रगति करना, मैंने आपको ये मीनिंग भी लिख के बताया था, तेजी से प्रगति करना। चलो आगे लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। चलो स्वाध्याय में
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की? तो जवाब है कंप्यूटर विज्ञान। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की? तो कंप्यूटर विज्ञान। सेकंड नंबर, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो जवाब है टेल्को। टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। थर्ड, विज्ञापन से किस प्रकार का भेद स्पष्ट होता है? तो विज्ञापन से स्त्री और पुरुष का, महिला और पुरुष का भेद स्पष्ट होता है। फोर्थ, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो जवाब है पुणे। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पुणे बुलाया गया। आगे लेते हैं, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? तो जवाब है FM रेडियो ने। सुधा कुलकर्णी को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार FM रेडियो द्वारा दिया गया था। आगे लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, उसमें है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। सेकंड नंबर, विदेश जाकर सुधा मूर्ति किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा मूर्ति विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। फिर से, विदेश जाकर सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। आगे, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा ने मन में क्या निश्चय किया? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा ने अपने मन में निश्चय किया, उसके मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुषों के बीच बहुत ही बड़ा भेदभाव हो रहा है। स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता की बात की गई है। इस भेदभाव को सहना और उसके बस की बात नहीं है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह उसका डटकर विरोध करेगी। फिर से, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में यह विचार आया कि इस पंक्ति में तो इस कंपनी ने स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव किया है। इस कंपनी में स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता रखी है। तो इस असमानता को सहन करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसका विरोध अवश्य करूंगी और डटकर करूंगी। प्रश्न नंबर 4, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि वो तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया, और सभी स्कूलों में एक लाइब्रेरी की योजना भी बनाई और उसे कार्यरूप दिया। फिर से, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। आगे, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? तो सुधा कुलकर्णी ने टेल्को कंपनी में कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ शादी की थी। सुधा कुलकर्णी ने टेल्को कंपनी में कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ शादी की। आगे लेते हैं, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर चलना जरूरी है। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, पर चलना जरूरी है। आगे लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, टेल्को कंपनी में चौंकाने वाली बात क्या थी? तो टेल्को कंपनी में जब सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा थी, तो कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करके अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी, तो उसकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन रखा हुआ था। उसमें वो विज्ञापन ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से था। उसमें लिखा था कि
कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ। तो टेल्को कंपनी के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी, हम प्रश्न फिर से लेंगे, जवाब फिर से लेंगे, मोस्ट IMP है। तो टेल्को कंपनी के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात यह थी, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से था और इस कंपनी को योग्य और परिश्रमी युवकों की आवश्यकता थी। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। यह अंतिम पंक्ति में जो बात लिखी गई थी, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यह बात चौंकाने वाली थी। प्रश्न नंबर 2, सुधा ने स्त्री पुरुषों के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो जवाब है, सुधा ने स्त्री पुरुषों के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? जवाब है, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उसे पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। चलो प्रश्न नंबर 3, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? चलो आगे देखते हैं जवाब। सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए। स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी, स्कॉलरशिप भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक सरकार द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? चलो लेते हैं। सुधा को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, फर्स्ट वन कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, सेकंड ओजस्विनी पुरस्कार, थर्ड मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, फोर्थ वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा पुरस्कार दिया गया तथा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार उसे दिए गए। चलो आगे लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे करवाया? तो जवाब है, साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए और सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, वरना आपकी कंपनी में कभी भी कोई भी महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी की इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार सुधा ने दृढ़ता का परिचय दिया। आगे लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते हैं? तो हम लोग देखते हैं। तो आगे, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती हैं। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी
है। इसीलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता या मैं होती तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करती, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। आगे देखते हैं, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। तो जवाब है, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं की फिर से महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। फिर से महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिला के लिए प्रेरणा मूर्ति बनी। चलो आगे लेते हैं व्याकरण। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम लेंगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो फर्स्ट वन, परिसर यानी आंगन, प्रांगण या आंगन। शुरुआत, आरंभ। मेहनत, परिश्रम। उद्यम, सुखा, अकाल। पुरस्कार, इनाम। अनुसंधान, आगे रह गया, अनुसंधान यानी खोज। चलो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलो फर्स्ट वन, आवश्यक, अनावश्यक। सौभाग्य, दुर्भाग्य। उपस्थित, अनुपस्थित। सज्जन, दुर्जन। अपना, पराया। उच्च, निम्न। अधिकतम, न्यूनतम। नेक्स्ट वन, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। फर्स्ट वन बनाइए, आपको ये बनाना पूछा जाता है। अधिक। नेक्स्ट वन हम लोग लेते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। फिर से अधिक, अधिकतम। सफल, सफलता। आवश्यक, आवश्यकता। असमान, असमानता। पुरुष, पौरुष। स्त्री, स्त्रीत्व। पुरुष, पुरुषत्व भी आता है, स्त्री, स्त्रीत्व भी आता है। चलो देखते हैं फिर से एक बार रिवीजन भाववाचक संज्ञा का। तो पहला है, देखो कहाँ गए, अधिक, अधिकता। अधिक, अधिकता। सफल, सफलता। आवश्यक, आवश्यकता। असमान, असमानता। पुरुष, पौरुष। स्त्री, स्त्रीत्व। ओके, आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला, न समाना। बहुत प्रसन्न होना। सुधा मूर्ति समाज सेवा करके महिलाओं को सुधा मूर्ति ने इंजीनियरिंग पद पर कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा समाप्त करके टेल्को कंपनी में अपना स्थान प्राप्त करने के बाद वो फूली न समाई। बात न पचना मुहावरा है। बात गले न उतरना। वो वृद्ध सज्जन की बात सुधा मूर्ति के गले न उतरी। निम्नलिखित कहावत का अर्थ दीजिए। दिन दुनी रात चौगुनी। तेजी से प्रगति करना। दिन दुनी रात चौगुनी, तेजी से प्रगति करना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के आधार पर स्त्री सशक्तिकरण विषय पर निबंध लिखिए। देखिए स्त्री सशक्तिकरण, तो जिस प्रकार सुधा मूर्ति जैसी बहुत सारी नारियां ऐसी हैं जो अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, समाज के लिए कैसे कैसे कार्य करके गई, कैसे कैसे सेवाएं प्रदान करती गई। बराबर, कोई भी उन नारियों का उदाहरण देकर हम स्त्री सशक्तिकरण के बारे में कंपो लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। स्वाध्याय आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।